काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास में मम्मट सर्वप्रथम शब्द के तीन भेद करते हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक, और इनके क्रमशः तीन अर्थ बतलाते हैं, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। वाचक शब्द से वाच्य अर्थ, लाक्षणिक से लक्ष्यार्थ और व्यंजक से व्यंग्यार्थ की प्रतीति कराने वाली जो शब्द शक्तियां हैं वे हैं क्रमशः अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा को परिभाषित करते हुए मम्मट कहते हैं, स मुख्योर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारोस्याभिधोच्यते, अर्थात वह साक्षात संकेतित अर्थ जो है वह मुख्य अर्थ है, अभिधेय अर्थ है, और उसका बोध कराने वाला जो शब्द व्यापार है या शब्द शक्ति है वह अभिधा है। लक्षणा को बताते हुए कहते हैं, मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ितोत प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया। अर्थात लक्षणा के लिए तीन स्थितियां अपेक्षित हैं। पहला, मुख्य अर्थ का बाध, दूसरा, लक्ष्यार्थ का मुख्यार्थ के साथ संबंध, और तीसरा, कोई रूढ़ि या प्रयोजन। इन तीनों कारणों की अपेक्षा होती है लक्षणा होने के लिए। रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण कर्मणि कुशल है और प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण है गंगायाम घोषः। लक्षणा प्रथमतः दो प्रकार की है, शुद्धा और गौणी। जहां सादृश्य के अतिरिक्त कोई संबंध हो वहां शुद्धा लक्षणा, और जहां सादृश्य संबंध हो तो वहां गौणी लक्षणा। प्रथमतः शुद्धा लक्षणा के दो भेद हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। जहां अपने अन्वय की सिद्धि के लिए अन्य अर्थ का आक्षेप कर लिया जाए वहां उपादान लक्षणा, और जहां दूसरे के अन्वय की सिद्धि के लिए अपने मुख्य अर्थ का परित्याग कर दिया जाए वहां लक्षण लक्षणा। इस प्रकार शुद्धा लक्षणा के ये दो भेद प्रथमतः होते हैं। उपादान लक्षणा का उदाहरण है कुंताः प्रविशन्ति, और लक्षण लक्षणा का उदाहरण है गंगायां घोषः। ये शुद्धा और गौणी दोनों ही सारोपा और साध्यवसानिका, इन दो भेदों से दो दो प्रकार की होकर के चार प्रकार की हो जाती है, और दो पूर्व के भेद इस प्रकार कुल मिलाकर के लक्षणा तेन षड्विधा, लक्षणा के 6 भेद हो जाते हैं। सारोपा लक्षणा में विषयी और विषय अर्थात उपमान और उपमेय दोनों उपस्थित रहते हैं, जबकि साध्यवसानिका में विषयी अर्थात उपमान के द्वारा उपमेय का अंतर्भाव कर लिया जाता है, निगल लिया जाता है। गौणी सारोपा का लक्षण है गौरवाहिकः। गौणी साध्यवसाना का उदाहरण है गौरयम। शुद्धा सारोपा का उदाहरण है आयुर्घृतम, और शुद्धा साध्यवसाना का उदाहरण है आयुरेवेदम। इस प्रकार यह लक्षणा 6 प्रकार की हुई। अब यह लक्षणा रूढ़ि में व्यंग्य से रहित होती है और प्रयोजनवती में व्यंग्य से युक्त होती है। जो प्रयोजन होता है वह व्यंजना व्यापार के द्वारा ही गम्य होता है। अब जो प्रयोजन व्यंग्य रूप है, जो प्रतीत होता है, उसमें लाक्षणिक शब्द का लक्षणा से अतिरिक्त व्यंजनात्मक व्यापार होता है। व्यंजना को बताते हुए कहते हैं, यस्य प्रतीतिमाधातुं लक्षणा समुपास्यते फले शब्दैक गम्येत्र व्यंजनान्ना परा क्रिया। अर्थात कि जिस प्रयोजन विशेष की प्रतीति कराने के लिए लाक्षणिक शब्द का आश्रय लिया जाता है, केवल शब्द से गम्य उस प्रयोजन के विषय में व्यंजना के अतिरिक्त शब्द का और कोई व्यापार नहीं हो सकता है। माने जिस प्रयोजनवती लक्षणा में जिस प्रयोजन के लिए लक्षणा थी उस प्रयोजन की प्रतीति व्यंजना से ही होगी। उस प्रयोजन में संकेत ग्रह न होने से अभिधा से उसका बोध नहीं हो सकता। मुख्यार्थ बाध आदि 3 शर्तें लागू न होने से लक्षणा भी नहीं होगी। इस प्रकार शब्द की ये 3 शब्द शक्तियां अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इन तीनों का निरूपण हुआ। मम्मट के मत में 3 प्रकार के शब्द हैं और 3 प्रकार के
अर्थ हैं, किंतु कुछ लोगों के मत में तात्पर्यार्थ भी एक अर्थ होता है। मम्मट कहते हैं तात्पर्यार्थोपि केषुचित्, अर्थात कुछ लोगों के मत में तात्पर्यार्थ भी एक अर्थ होता है। उसी को बतलाते हुए दो वाद उपस्थित होते हैं, अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद। अभिहितान्वयवाद के मानने वाले कुमारिल भट्ट आदि हैं, जबकि अन्विताभिधानवाद के मानने वाले प्रभाकर भट्ट आदि हैं। अभिहितान्वयवाद को निरूपित करते हुए मम्मट कहते हैं आकांक्षा योग्यता सन्निधिवशाद वक्ष्यमाण स्वरूपाणां पदार्थानां समन्वये तात्पर्यार्थो विशेष वपुर पदार्थोपि वाक्यार्थः समुल्लसतीति अभिहितान्वयवादिनां मतम्। अभिहितान्वयवादियों का मानना है कि पहले पदों से पदार्थों की प्रतीति होती है, उसके बाद उन पदार्थों का जो परस्पर संबंध है, जो कि पदों से उपस्थित नहीं हुआ था, वह वक्ता के तात्पर्य के अनुसार उसका अन्वय या संबंध होता है और उससे वाक्यार्थ की प्रतीति होती है। इस प्रकार वाक्यार्थ बोध के लिए अभिहित जो पदार्थ हैं उनका अन्वय मानने के कारण कुमारिल भट्ट का यह सिद्धांत अभिहितान्वयवाद कहा जाता है, और वक्ता के तात्पर्य के अनुसार इनका अन्वय होता है, इसलिए उस अर्थ को तात्पर्यार्थ कहते हैं और वही वाक्यार्थ कहलाता है। और उसको बोध कराने वाली जो शक्ति है उसको तात्पर्य शक्ति कहते हैं। पदार्थों का जो परस्पर संबंध है वह पदों द्वारा उपस्थित न होने पर भी आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के बल से भासता है। इसी को मम्मट कहते हैं अपदार्थः अपि वाक्यार्थः। सरल शब्दों में कहें तो पहले पदों से पदार्थ अभिधा द्वारा बोधित होते हैं, उसके बाद वक्ता के तात्पर्य के आधार पर उन अभिहित हुए बोध हुए उन पदार्थों का परस्पर अन्वय होता है। इस प्रकार अभिहित हुए उन पदों का अन्वय होने के कारण, अभिहित पदों का अन्वय होने के कारण यह वाद अभिहित अन्वयवाद कहलाता है। दूसरा मत है अन्विताभिधानवाद। उनका मानना है कि अन्वित पदों का ही अभिधान होता है, अर्थात पदों के द्वारा अन्वित पदार्थों की ही उपस्थिति अभिधा शक्ति से होती है, इसलिए पदार्थों का जो परस्पर संबंध रूप वाक्यार्थ है वह वाच्य ही होता है। इसके लिए अलग से तात्पर्य शक्ति की आवश्यकता नहीं है। यह अन्वित अभिधानवादियों का, प्रभाकर आदि का मत है। इसके जो शब्द हैं अन्वित अभिधान, अन्वित अर्थात परस्पर अन्वय हुए, अन्वित, और उनका अभिधा शक्ति के द्वारा बोध, अर्थात कि अन्वित हुए पदार्थों का ही बोध होता है। ये नहीं होता कि पहले उनका बोध हो बाद में अन्वय हो, ऐसा नहीं होता। प्रभाकर भट्ट मानते हैं कि अनन्वित पदार्थ में संकेत ग्रह नहीं होता है, तो फिर अनन्वित पदार्थ की उपस्थिति भी नहीं हो सकती है। इसलिए अन्वित का ही अभिधान अभिधा से होता है, अर्थात कि अन्वित परस्पर अन्वय हुए पूरे वाक्य का अर्थ ही समझ में आता है, ऐसा अन्विताभिधान